हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आईटीजे में स्वागत है। मैं हूं जयदीप और आज हम बात करने वाले हैं टीपीएम के ऊपर। टीपीएम मींस टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फैकल्टी क्रेडिट्स देख लेते हैं जिसके बेस पे हमने वीडियो बनाई है। और जैसे कि मैंने बताया कि हम आज बात करने वाले हैं टीपीएम के ऊपर, जिसे हम टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा ट्रेनिंग इंडेक्स है जिसके बेस पे हम आज की वीडियो को पूरा करने वाले हैं। इसका फ्रेंड्स मैं बता दूं, अगर आपको हमारे इस टॉपिक के ऊपर स्टडी मटेरियल ई बुक चाहिए तो उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप उसको इजीली ले सकते हैं। तो इसमें डिफाइन किया गया है कि टीपीएम क्या होता है, इसको कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट फेजेस होते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड हम फर्स्ट फेज से लेके फोर्थ फेज तक टीपीएम के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और जो 8 पिलर्स टीपीएम के अंदर होते हैं उसको भी हम थर्ड फेज के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पहले बताया है कि अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से इसको इजीली ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम टीपीएम की हिस्ट्री जान लेते हैं। और हिस्ट्री जानने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। कि सबसे पहले जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हुआ करता था वो अमेरिका ने स्टार्ट किया था 1940 में। उसके बाद इस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को डेंसो जापान ने स्टार्ट किया था 1960 में। लेकिन उस समय जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हुआ करता था वो मेंटेनेंस की टीम क्या करती थी। इस कारण क्या है कि नंबर ऑफ मशीन्स होने के कारण जो मेंटेनेंस की जो टीम है वो भी ज्यादा चाहिए होती थी। तो इस नंबर ऑफ पर्सन्स की रिक्वायरमेंट को कम करने के लिए मेंटेनेंस टीम के अंदर ये जो टीपीएम का कंसेप्ट है वो लाया गया। अब ये जो कंसेप्ट है मेनली ऑटोनोमस मेंटेनेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ऑटोनोमस मेंटेनेंस को ये आगे फॉरवर्ड करता है। अब इस कंसेप्ट के अंदर जो आई ऑपरेट यू फिक्स का जो कंसेप्ट था इसको चेंज कर दिया गया है। मींस पहले ये था कि जो ऑपरेटर है वो मशीन चलाता था और जो मेंटेनेंस का पर्सन है वो मशीन को ठीक करता था। लेकिन अब ये जो कंसेप्ट है ये बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया है टीपीएम के अंदर। अब ये जो टीपीएम है इसके अंदर हम प्रोडक्शन, सेफ्टी, क्वालिटी, इन सभी को इंप्रूव करते हैं और मेंटेन रखते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, इक्विपमेंट एंड प्रोसेस। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो इक्विपमेंट है हम उसको कोशिश करते हैं कि उसके अंदर ब्रेकडाउन ना हो, जिससे कि डिलीवरी फेलर ना हो और जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो अच्छी आउटपुट दे। तो इस तरह से हम टीपीएम के थ्रू हम मशीनों और इक्विपमेंट की कंडीशंस को मेंटेन करते हैं, जिससे कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, जो प्रोडक्शन है, जो सेफ्टी है, वो सब चीजें इंप्रूव हो जाए। तो ये है हमारा टीपीएम का कंसेप्ट। अब फर्दर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो टीपीएम है इसको अप्लाई करने के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे पहले हमें स्टेज 1 के अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इस टीपीएम को यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद इसको हमें स्ट्रेच करके ले जाना पड़ेगा हमें पूरी कंपनी के अंदर। मीन सबसे पहले हम जो टीपीएम है उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अप्लाई करेंगे और उसके बाद उसको हॉरिजॉन्टली डिप्लॉय कर देंगे दूसरे प्रोसेस के अंदर, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन, सेल्स, डेवलपमेंट, प्लानिंग। तो इन सब जगह पे हम इसको अप्लाई कर देंगे जिससे कि जो पूरे कंपनी में हमारा टीपीएम का सिस्टम है वो इम्प्लीमेंट हो जाए। तो इस तरह से हम पूरे कंपनी में अपना टीपीएम को सिस्टम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कुछ यूनिकनेस की जो टीपीएम के अंदर है और जो अलग करता है टीपीएम को दूसरे कंसेप्ट से। तो जो ये टीपीएम का कंसेप्ट है इसके अंदर आई ऑपरेट और यू फिक्स का जो कंसेप्ट है इसको बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया गया है। आई ऑपरेट यू फिक्स मीन्स प्रोडक्शन ऑपरेटर बनाएगा, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट उसको सही करेगा। ये जो कंसेप्ट है इसको यहां से बिल्कुल ही हटा दिया गया है टीपीएम के अंदर। अब जो टीपीएम के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो टीपीएम के ऑब्जेक्टिव्स को हम जीरो डिफेक्ट के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं, जीरो ब्रेकडाउन के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं, जीरो एक्सीडेंट के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो टीपीएम के अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं टीपीएम के बेनिफिट्स की। तो जो टीपीएम है वो प्रोडक्टिविटी को और जो प्लांट एफिशिएंसी है उसको लगभग 1.5 से 2 गुना तक बढ़ा देता है। इसके अलावा जो कस्टमर कंप्लेंट है उसको वो रेक्टिफाई करने में हेल्प करता है।
इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो भी डाउन हो जाती है, मीन्स कम हो जाती है लगभग 30%। इसके अलावा ये सेटिस्फाई करता है कस्टमर की रिक्वायरमेंट को और हेल्प करता है कि जो डिलीवरी की जो रिक्वायरमेंट है उसको हम टाइमली मीट कर जाएं। इसके अलावा ये एक्सीडेंट को रिड्यूस करने में मदद करता है और पोल्यूशन को कंट्रोल करने में मदद करता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो डायरेक्ट बेनिफिट है टीपीएम के। इसके अलावा बात करते हैं कुछ इनडायरेक्ट बेनिफिट की, जो है कि एम्प्लॉय के अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने में हेल्प करता है, 5S और किलनेस बढ़ाने में हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऑपरेटर का जो एटीट्यूड है वो चेंज कर देता है और जो काम करने का जो गोल है उसको अचीव करने में हेल्प करता है। जो काम करने वाले बंदे हैं उनकी नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ती है। तो इस तरह से ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि इनडायरेक्टली एक ऑर्गेनाइजेशन को मिलती हैं टीपीएम के द्वारा। अब नेक्स्ट बात करते हैं टारगेट्स एंड केपीआईज की, जो कि टीपीएम के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट है प्रोडक्टिविटी के अंदर हम ओपीई और ओई के रेस्पेक्ट में इसको डिफाइन कर सकते हैं कि हम मिनिमम 80% या 90% जो ओई है उसको हमें मिले यहाँ पे। इसके अलावा क्वालिटी इंप्रूवमेंट के अंदर हम टारगेट ले सकते हैं कि कोई कस्टमर कंप्लेंट ना आए। कॉस्ट रिडक्शन के अंदर टारगेट ले सकते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो 30% कम हो जाए। डिलीवरी के अंदर हम टारगेट ले सकते हैं कि हम 100% ऑन टाइम पे मटेरियल की डिलीवरी कर पाए कस्टमर एंड पे। सेफ्टी के रिगार्डिंग हम ले सकते हैं यहाँ पे कि जो एक्सीडेंट है वो जीरो रहे। इसके अलावा जो मोरल है उसके अंदर भी यहाँ पे हम ले सकते हैं कुछ टारगेट सजेशन के रिस्पेक्ट में। तो इस तरह से ये कुछ टारगेट्स एंड केपीआईज है जो टीपीएम को डिफाइन करते समय हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर। अब बात करते हैं कि टीपीएम को कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये जो टीपीएम है इसको हम 4 फेजेस में अपने यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो फर्स्ट फेज आता है प्रिपरेशन फेज, सेकंड फेज आता है इंट्रोडक्शन फेज, थर्ड फेज आता है इंप्लीमेंटेशन फेज और फोर्थ फेज जो आता है वो आता है कंसल्टेशन फेज। तो हम वन बाय वन आगे चल के सभी के बारे में डिस्कस करें अब। तो फ्रेंड्स सबसे पहला जो फेज आता है वो है प्रिपरेशन फेज, जिसे हम फर्स्ट फेज भी कहते हैं। तो इसके अंदर जो स्टेप 1 है वहां पे जो टॉप मैनेजमेंट है सबसे पहले वो अनाउंस करता है अपने डिसीजन को, सभी को बताता है कि वो टीपीएम की तरफ जाने वाले हैं। इसके रिगार्डिंग वो अनाउंस मीटिंग करता है या मैगजीन बनवाता है या बताता है सभी को, अनाउंस करता है। तो ये सब चीजें स्टेप 1 के अंदर आती है। अब स्टेप 2 के अंदर जो आता है वो ये आता है कि जो सीनियर मैनेजमेंट है और जो जनरल एम्प्लॉय है उन सभी को ट्रेनिंग दी जाती है टॉप मैनेजमेंट के द्वारा या ट्रेनर्स के द्वारा। तो इस तरह से ये प्रिपरेशन फेज के अंदर सेकंड स्टेप है ट्रेनिंग के रिगार्डिंग। अब जो नेक्स्ट जो थर्ड फेज है वो है यहाँ पे कि टीपीएम को प्रमोशन किया जाता है, प्रमोट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ स्टेप की। तो यहाँ पे टीपीएम की पॉलिसी और गोल डिफाइन करे जाते हैं और आगे कम्युनिकेट किए जाते हैं। उसके बाद स्टेप नंबर 5 के अंदर मास्टर प्लान बनाया जाता है जिससे कि हम टीपीएम को अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट कर सकें। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज आता है वो आता है स्टेप नंबर 6, किसके अंदर किक ऑफ टीपीएम इनिशिएटिव्स किए जाते हैं। मींस टीपीएम को किक ऑफ मीटिंग के थ्रू यहाँ पे आगे इन्फॉर्म किया जाता है, कस्टमर को इनवाइट किया जाता है, सब कॉन्ट्रैक्टर को इनवाइट किया जाता है, जिससे कि उनके जो अवेयरनेस है वो बढ़े, जिससे कि प्रॉपर कम्युनिकेशन हो पाए और जो मोरल है वो बढ़े। इस चीज को करने के लिए हम यहाँ पे टीपीएम का इनिशिएटिव करते हैं एक किक ऑफ मीटिंग के द्वारा। इसके बाद बात करें टीपीएम की एक्टिविटीज को यहाँ पे किया जाता है वन बाय वन करके, जिससे कि जो टीपीएम का गोल है हमारा वो अचीव हो जाए। और यहाँ पे कुछ टीपीएम की एक्टिविटीज है जैसे कि फोकस्ड इंप्रूवमेंट हो गया, अर्ली मैनेजमेंट या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो गया, प्लान मेंटेनेंस हो गया, ऑफिस टीपीएम हो गया, फिफ्थ ऑटोनोमस मेंटेनेंस हो गया, सिक्स्थ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है, फिर क्वालिटी मेंटेनेंस है, सेफ्टी एंड एनवायरमेंट मैनेजमेंट है। तो इस तरह से ये 8 एक्टिविटीज हैं जो कि हम थर्ड फेज के अंदर करते हैं इंप्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग, है ना। तो इस तरह से हम एक एक करके आगे फर्दर डिस्कस करेंगे जिससे कि हम समझ पाए कि टीपीएम को हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। तो फ्रेंड जैसे कि मैंने अभी 8 पॉइंट्स बताए, 8 एक्टिविटीज बताई, तो ये सब को हम पिलर कहते हैं टीपीएम के।
जैसे इंडिविजुअल इंप्रूवमेंट, ऑटोनोमस मेंटेनेंस, प्लान मेंटेनेंस, क्वालिटी मेंटेनेंस, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट एंड ऑफिस टीपीएम। तो ये सभी 8 पिलर्स हैं टीपीएम के अंदर, जो कि हम यूज करते हैं इंप्लीमेंटेशन फेज में, मींस थर्ड फेज में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम टीपीएम के इंप्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग एक एक करके इन सभी पिलर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है 5S। मुझे जो लगता है 5S के बारे में हम सभी को लगभग पता होगा, नहीं तो मैं बता देता हूं कि जो 5S है वो एक जापानीज वर्ड है, जो कि सेरी, सीटोन, सीसो, सिकेत्सु और सिसुके से मिलकर बना है। सेरी के अंदर हम जो करते हैं कि सही मटेरियल को और जो अनवांटेड मटेरियल है उन सभी को आपस में सेग्रीगेट करते हैं। फिर सीटोन के अंदर जो सेग्रीगेशन करने के बाद जो रिक्वायर्ड आइटम है, जो रिक्वायर्ड चीजें हैं, उसको हम ऑर्डर में लगाते हैं। सीसो के अंदर हम उनको साफ सफाई और क्लीनिंग करते हैं। सीकेसु के अंदर उसको हम स्टैंडर्डाइज करते हैं। इसके अलावा सिसुके के अंदर हम उसको सस्टेन रखते हैं कि अभी तक जो हमने किया है, और फर्दर ट्रेनिंग देते हैं, जिससे कि जो आने वाला जो एम्प्लॉय है, आने वाला जो पर्सन है, वो इन चीजों के बारे में अवेयर रहे, और ये जो 5S है वो इजीली और अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाए अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये फर्स्ट स्टेप था 5S का टीपीएम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। तो फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं जो है कोइबत्सु काइजन। और कोइबत्सु काइजन में को हम इंडिविजुअल इंप्रूवमेंट के नाम से जानते हैं। और जो ये काइजन है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, काई प्लस जन। काई मीन्स चेंज, जन मीन्स गुड, मीन्स फॉर द गुड, इफ वी आर डूइंग एनी चेंज देन इट वी विल कॉल इट काइजन। ओके, सो काइजन इज जनरली ए स्मॉल इंप्रूवमेंट। ओके, like we can say there is no or little investment is needed for this kaizen. Okay, मीन्स ये जो इम्प्रूवमेंट है इसके रिगार्डिंग अगर हमें या तो इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े या फिर कम करनी पड़े, और ये जो इम्प्रूवमेंट है हो जाए, तो इसे हम कोबेत्सु काइजन कहेंगे। ओके, अब ये जो काइजन है ये इम्प्लीमेंट करने के लिए हम प्रोडक्शन में भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में भी हम काइजन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फॉर द फर्दर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पिलर की बात करते हैं जो है जिशु होजेन, जिसे हम ऑटोनोमस मेंटेनेंस भी कहते हैं। तो इस पिलर के अंदर हम जो ऑपरेटर है उसको इतना ट्रेन कर देते हैं जिससे कि जो मेंटेनेंस की छोटी एक्टिविटीज है वो खुद कर ले, जिससे कि जो स्किल्ड मेंटेनेंस की जो पर्सन है उसको अपना टाइम खराब ना करना पड़े, अपना टाइम को वेस्ट ना करना पड़े छोटी एक्टिविटीज के अंदर। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयज को ट्रेन करते हैं जिससे कि वो अपने काम को बिना किसी मेंटेनेंस पर्सन की रिक्वायरमेंट के छोटी मोटी मेंटेनेंस को भी इंक्लूड करते हुए कर ले, है ना। तो ऑटोनोमस जो मेंटेनेंस होता है इसका जो टारगेट है, इसको हम लाइक ऑयल कंजप्शन का रिडक्शन करना है हमें, या प्रोसेस टाइम को रिडक्शन करना है 50%। इस तरह से हम ऑटोनोमस मेंटेनेंस के अंदर टारगेट को सेट कर सकते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ नंबर पिलर के ऊपर, जो है काइकाकू हुसैन, जिसे हम प्लांट मेंटेनेंस के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे हमें मशीन और इक्विपमेंट को ब्रेक डाउन से रोकने के लिए, बचाने के लिए हम प्लांट बेसिस पे मशीनों की मेंटेनेंस करते हैं। मींस ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच है जिसमें हम मशीनों को मेंटेनेंस ब्रेकडाउन होने से बचाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मेंटेनेंस के स्टाफ की जरूरत पड़ती है, ट्रेंड मैन पावर की जरूरत पड़ती है, जो कि मशीनों को प्रॉपरली मेंटेन कर सके, जिससे कि जो ब्रेकडाउन है वो मशीन के अंदर ना हो। तो ये स्टेप नंबर 4 है काइकाकू हुसैन। अब फर्दर डिस्कस करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं हिंसिसु हुसैन की, और जिसे हम क्वालिटी मेंटेनेंस भी कहते हैं। तो जैसे नाम से पता लग रहा है, मेंटेनेंस फॉर क्वालिटी, है ना। तो यहाँ पे हम जो मेंटेनेंस करते हैं वो इसलिए करते हैं कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो हैम्पर ना हो, डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट बने, कोई भी नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट ना बने। इस कारण क्या करते हैं, हम कुछ इक्विपमेंट को हम आइडेंटिफाई करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि कौन सा पैरामीटर है इक्विपमेंट का या मशीन का जो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट कर रहा है, और फिर उस पैरामीटर को प्रॉपरली कंट्रोल करते हैं, मेंटेन करते हैं, जिससे कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वहां पे कोई इंपैक्ट ना आए। तो इस तरह से हम क्वालिटी मेंटेनेंस के अंदर मेंटेनेंस करते हैं फॉर द क्वालिटी मेंटेनेंस। ओके,
तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है स्टेप नंबर 6, जो है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसके अंदर हमें पर्सन्स को ट्रेनिंग देनी है, उनके स्किल को अपग्रेड करना है, उनको ये बताना है कि काम करना क्यों है, ना कि काम करना क्या है। और पर्सन्स को मल्टी स्किल बनाना है, जिससे कि जो क्वालिटी का लेवल है वो मेंटेन रह सके और इम्प्रूव हो सके, है ना। तो ये टीपीएम इम्प्लीमेंटेशन का स्टेप नंबर 6 था। अब स्टेप नंबर 6 के अंदर कुछ फेजेस हैं, जिसके अंदर हमें यहाँ पे ऑपरेटर्स को डिफाइन करना है कि एक वो पर्सन होगा जो कुछ नहीं जानता, उसे हम फेज नंबर 1 में डिफाइन करेंगे। एक पर्सन वो होगा जिसको थ्योरी पता है लेकिन प्रैक्टिकल के बारे में नॉलेज नहीं है, तो उसको हम फेज 2 में डिफाइन करेंगे। फेज 3 के अंदर हम उन्हें डिफाइन करेंगे कि जो काम इंडिविजुअली कर तो सकते हैं लेकिन किसी को बता नहीं सकते। और फेज 4 के अंदर हम उनको डिफाइन करेंगे कि जो काम कर सकते हैं और दूसरों को बता सकते हैं। तो इस तरह से हम पहले पर्सन्स को इस स्किल कैटेगरीज में, इन फेजेस में बांटेंगे और फर्दर फिर उसका स्किल को अपग्रेड करेंगे। तो ये है हमारा स्टेप नंबर 6। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं स्टेप नंबर 7 की, जो है अर्ली मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट। तो यहाँ हमारा जो एम है वो ये है कि जो डेवलपमेंट आया है नया, उसमें कम से कम टाइम लगे। इस कारण क्या है कि इस फेज के अंदर हमें डेवलपमेंट को स्टार्ट करने से पहले कुछ जो एक्टिविटीज पहले हम कर सकते हैं उनको हम पहले कर लें, जिससे कि जो स्टार्टअप टाइम है वो कम हो जाए, जो कमीशनिंग टाइम है वो कम हो जाए, जो डेवलपमेंट टाइम है वो कम हो जाए। तो इन सब एम को लेते हुए हमें यहाँ पे स्टार्टअप एक्टिविटीज करनी है। तो ये है हमारा स्टेप नंबर 7। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं स्टेप नंबर 8 की, जो है सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे इस स्टेप के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक कमेटी बना सकती है, उस कमेटी में ऑफिसर्स और वर्कर्स को वहां पे इंक्लूड कर सकती है, जिससे कि इन्वॉल्वमेंट है पर्सन्स की प्रॉपर रहे, जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर रहे। इसके अलावा और एक्टिविटीज हैं जैसे कि क्विज, ड्रामा, पोस्टर मेकिंग कंपटीशंस, ये सब चीजें ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है, जिससे कि जो एम्प्लॉय है उनका मोरल बढ़ रहे और जो सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट में वो अपनी कुछ जो इनपुट्स हैं वो दे पाए। अब फर्दर ये जो स्टेप है इसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका सेफ वर्क प्लेस के ऊपर जो कंप्लीटली फोकस रहता है, सेफ सराउंडिंग्स के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का फोकस रहता है। और जो टारगेट्स है जो ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन कर सकती है इस स्टेप के अंदर, वो है जीरो एक्सीडेंट का, जीरो डैमेज का, जीरो फायर्स का। इस तरह से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है अपने टारगेट्स यहाँ पे डिफाइन कर सकती है इस पर्टिकुलर टीपीएम इम्प्लीमेंटेशन के 8th नंबर स्टेप पे। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 8 के अंदर कुछ एक्टिविटीज हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है इस स्टेप नंबर 8 को सक्सेसफुल करने के लिए। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टार्ट कर सकती है एक इनिशियल क्लीनिंग से। यहाँ पे वो डिटेक्ट कर सकती है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, फिर वो आइडेंटिफाई कर सकती है कि उसके क्या सोर्स ऑफ वेरिएशन है या क्या रूट कोज है, और उसको एलिमिनेट कर सकती है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन अपने जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव कर ले। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट बात करते हैं स्टेप नंबर 9, जो है ऑफिस टीपीएम। तो ये जो ऑफिस टीपीएम है उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के अंदर जो प्रोडक्टिविटी है, जो एफिशिएंसी है, उसको वो बढ़ा सके। इसके अलावा जो लॉसेस है उसको एलिमिनेट कर सके। तो उसके कुछ बेनिफिट्स हैं ऑफिस टीपीएम को इम्प्लीमेंट करने से। ऑफिस टीपीएम को इम्प्लीमेंटेशन करने से जो रिपीटेटिव वर्क है वो कम होता है, जो मैन पावर है वो अच्छे से यहाँ पे यूज हो सकती है, जो इन्वेंटरी लेवल है वो सप्लाई चेन के अंदर वो कम होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कम होती है, नंबर ऑफ फाइल्स कम होती है। इस तरह से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि ऑफिस टीपीएम को इम्प्लीमेंट करने से एक ऑर्गेनाइजेशन में अचीव होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स टीपीएम डिप्लॉयमेंट की सबसे लास्ट जो फेज है हमारा कंसोलिडेशन फेज, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो है सस्टेनिंग एंड रेजिंग लेवल्स। तो यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन को टीपीएम को इम्प्लीमेंट रखने के लिए या मेंटेन रखने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत सारे एक्टिविटीज कर सकती हैं, जैसे कि वो स्ट्रॉन्ग टीम को रिक्रूट कर सके, अलग अलग लेवल पे उसको यहाँ पे लगा सकती है, प्रॉपर स्टाफिंग कर सकती है, डेली वर्क मैनेजमेंट पे यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकती है, प्रॉपर पीडीसीए साइकिल को यहाँ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलो कर सकती है, जिससे कि जो टीपीएम जो अपने इम्प्लीमेंट किया हुआ है प्रॉपरली मेंटेन रहे। तो ये कुछ एक्टिविटीज हैं जो कि कंसल्टेशन फेज के अंदर सस्टेन रखने के लिए टीपीएम के लेवल को यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन यूज कर सकती है।
तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हमारी वीडियो को कमेंट जो दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा जिससे कि वो भी इसके बारे में सीख सकें। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, जिससे कि आने वाली जो वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच और फिर मिलेंगे। बाय बाय।